बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का आज हमारा 15वां लेक्चर, और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्नेल लॉ को। स्नेल लॉ आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये पास्ट पेपर में मौजूद है। और स्नेल लॉ बेसिकली आप लोग छोटे लेवल पे डिस्कस करते हो। 9th-10th में फिज़िक्स में ये टॉपिक आता है कि स्नेल लॉ क्या होता है। इसकी फॉर्म देखकर आपको शायद कुछ आइडिया हो जाए। n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। लेकिन छोटे लेवल पर भी जस्ट डेफिनेशन मतलब स्टेटमेंट ही की जाती है, इस लॉ को प्रूफ नहीं किया जाता। तो आज आप प्रूफ करने जा रहे हैं। आज हम इसका प्रूफ देखेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि स्नेल लॉ की स्टेटमेंट क्या बताती है। स्नेल लॉ एक फार्मूला है। ये यूज़ होता है डिटरमाइन करने के लिए रिलेशनशिप। किसका रिलेशन? एंगल्स का। और कौन कौन से एंगल का? इंसिडेंट एंगल का और रिफ्रैक्शन एंगल का। इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इनके दरमियान में मैं अगर आपको डिफरेंस बता दूं तो बेहतर रहेगा। ये मैंने लाइन लगाई, लाइन समझ लें कि ये एक टाइप की बाउंड्री है। ये वाला पहला मीडियम है और ये वाला आप कह सकते हो कि दूसरा मीडियम है। अब यहाँ से लाइट रे आई और इस बाउंड्री के साथ आके टकराई, तो ये लाइट कौन सी कहलाएगी? इंसिडेंट लाइट कहलाएगी। अगर ये लाइट बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर आगे पास हो जाए तो ये लाइट की ट्रांसमिशन कहलाती है। और अगर लाइट इस मीडियम के साथ टकरा के वापस चली जाए तो ये होती है रिफ्लेक्शन, एल वाली रिफ्लेक्शन। मतलब ये हो गई रिफ्लेक्शन और ये वाले फिनोमेना हो गया ट्रांसमिशन। और रिफ्रैक्शन कौन सा होता है कि लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, मतलब पास हो, लेकिन जैसे ये स्ट्रेट लाइन पास हुई है ना, बिल्कुल सेम एंगल के साथ लाइट रे पास हो गई, तो वो सेम एंगल के साथ पास नहीं होती बल्कि किसी एंगल के साथ बेंट होके पास होती है। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा तिरछा सा एंगल बनाएगी और दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होगी, तो ये कहलाती है रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन कहलाती है, ठीक है। और टकरा के वापस जाना रिफ्लेक्शन, दूसरे मीडियम में आना लेकिन किसी एंगल के साथ बेंड हो जाना वो कहलाती है रिफ्रैक्शन। सेम एंगल के साथ पैरेलल पास कर जाना वो कहलाती है इंसिडेंट, ठीक है। ये तीनों फिनोमेना माइंड में रखिएगा। When referring to light to other waves passing through a boundary between two different isotropic mediums such as water, glass or air। छोटे बच्चों को तो हम एग्जांपल देते हैं कि एक वाटर ग्लास लें और उसके अंदर पेंसिल रखें। पेंसिल का जो शेडो है, मतलब पेंसिल आपको ऐसे नज़र आती है जैसे टूटी हुई हो, पानी के अंदर सीधी नज़र आती है। जहाँ से पानी एंड होता है ना, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि जैसा कि पेंसिल टूटी हुई है। तो वो भी एक्चुअली में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन का फिनोमेना ही हो रहा होता है। तो अब हमें स्नेल लॉ क्या बताता है? स्नेल लॉ रेशो है साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोनों रेशोज आपस में इक्वल कांस्टेंट होंगी, और या फिर आप कांस्टेंट हटा के दोनों को आपस में सॉल्व कर लें तो ये उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनती है n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। n1 और n2 जो हैं ये आपके पास कहलाएंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थीटा 1 इंसिडेंट एंगल और थीटा 2 रिफ्रैक्टेड एंगल कहलाएगा। इंसिडेंट एंगल मतलब कौन से एंगल के साथ लाइट रे उस बाउंड्री के साथ टकराई है, और थीटा 2 वो एंगल होगा जिसके साथ वो बेंट हुई है, दूसरे मीडियम में गई है। तो अब हम इसके चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ में जो डायग्राम है उसको बहुत अच्छी तरह आपने समझ लेना है, फिर उसकी हेल्प से आप आसानी से इसका प्रूफ कर लोगे। ये है जी इसकी डायग्राम। डायग्राम में ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही है ये आपके पास बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री? वो बाउंड्री जो पहले और दूसरे मीडियम को सेपरेट कर रही है, सेपरेट करने के लिए यूज़ हो रही है। ये जो मैरून लाइन के साथ आप लाइन नज़र आ रही है, ये वाली लाइन, ये आपके पास है इंसिडेंट लाइट,
ये लाइट इंसिडेंट हो रही है इस मीडियम पे, पहले मीडियम में, और फिर इस बाउंड्री के साथ टकरा के दूसरे मीडियम में इंटर हो रही है, लेकिन बिल्कुल सीधी नहीं जा रही। सीधी जाती तो फिर इस तरह बिल्कुल पैरेलल आती ना, मतलब जैसे आ रही थी वैसे ही किसी एंगल के साथ बेंट हो रही है, और ये एंगल θ2 बना रही है। दरम्यान में जो डॉटेड लाइन है ना, ये वाली डॉटेड लाइन जो आपको नज़र आ रही है, ये नॉर्मल लाइन है। नॉर्मल लाइन वो ड्रा की जाती है एंगल को स्टडी करने के लिए, और इंसिडेंट लाइट नॉर्मल लाइन के साथ एंगल बना रही है θ1। दिस इज़ द इंसिडेंट एंगल। और जो बेंडिंग लाइट है, मतलब रिफ्लेक्शन लाइट है, वो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है θ2। अब एक ये हमने पॉइंट ले लिया ए, और ये दूसरे पॉइंट को नाम दे दिया हमने बी का। अब ए का इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो हमने अज्यूम किया x है, और जहाँ से ये पॉइंट को टच कर रही है और इंसिडेंट लाइट जहाँ पे टच कर रही है, उनके दरमियान का डिस्टेंस है z। इस तरह बी पॉइंट का बाउंड्री तक का डिस्टेंस है y, और ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस d माइनस z होगा। वो इस तरह के यहाँ से लेकर ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एक पॉइंट का बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, मैं ऊपर लाइन लगा देती हूँ, ये ए पॉइंट है, ए से ये बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये बी पॉइंट, ये ऊपर लेके जाएं, ए का बी पॉइंट से डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। तो ये दरमियान वाला डिस्टेंस है जी। अब ये छोटा डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़े डिस्टेंस में छोटे डिस्टेंस को माइनस करेंगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, डी माइनस जी आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो इस डिस्टेंस पर हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, उससे हमारा हाइपोटेन्यूज फाइंड हो जाएगा। उसी से हमारा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये दूसरा डिस्टेंस भी फाइंड करेंगे, उस पर पाइथागोरस थ्योरम ही लगाएंगे। बेस का स्क्वायर मतलब डी माइनस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। इसको आप बेशक ओ का नाम दे देना जहाँ पर टच कर रही है, तो फिर ओ से बी तक का डिस्टेंस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस इंटू डी माइनस जी का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट, ठीक है। अब डायग्राम आपको क्लियर हो गई होगी, तो इस डायग्राम से रिलेटेड सारी की सारी अब हम कंसिड्रेशन देखेंगे। हमने दो पॉइंट कंसिडर किए, ए और बी। डिफरेंट मटेरियल्स पे मौजूद हैं, डिफरेंट मटेरियल्स हुए हैं ना, ये 1 और 2, 1 एंड 2 मतलब डिफरेंट मटेरियल्स हैं। ए है पॉइंट का जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है स्पीड v1 के साथ, ये v1 के साथ, और बी दूसरा पॉइंट है जिसमें लाइट ट्रैवल कर रही है विद स्पीड v2 के साथ, ठीक है। x आपके पास डिस्टेंस है a फ्रॉम इट्स बाउंड्री, ये a का बाउंड्री तक का डिस्टेंस, और y आपके पास डिस्टेंस है b फ्रॉम इट्स बाउंड्री, ये b का इस बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या लिया हमने, y। d आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट a टू पॉइंट b का। हमने z फाइंड करना है, मिनिमाइज द ट्रेवल टाइम बिटवीन a एंड b, मतलब z फाइंड करना है कि a से पॉइंट b तक लाइट को पहुंचने में कम से कम डिस्टेंस कवर करना पड़े या टाइम कम से कम लगे। हम जानते हैं कि फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी। आप लोग भी साथ में अपनी हिंट के लिए लिख लीजिएगा, S इज इक्वल टू वी टी, बेसिक फार्मूला जो हम 9th क्लास में स्पीड टाइम का रिलेशन पढ़ते हैं। वहाँ से t का वैल्यू निकाली, t की वैल्यू हुई डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। टाइम टेकन फ्रॉम फर्स्ट मीडियम इज t1, टाइम जो लग रहा है पहले मीडियम में वो होगा t1। कौन सा, ये यहाँ से ए पॉइंट का लेकर ना, मतलब ए पॉइंट पे लाइट जा रही है और यहाँ तक जो टकरा रही है टाइम कितना लग रहा है, t1 टाइम लग रहा है। तो t1 फाइंड करने के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो ए से उस बाउंड्री तक पहुँचने में डिस्टेंस हमें कितना लगाना पड़ रहा है, मतलब डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या होगी, v1। सिमिलरली
आप T2 की लें तो T2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस डी माइनस जी का होल स्क्वायर ओवर V2। T2 कौन सा टाइम होगा कि दूसरे मीडियम में जाकर पॉइंट बी तक पहुंचने तक का डिस्टेंस या टाइम होता है डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। तो बाउंड्री से पॉइंट बी तक का पहुंचने में डिस्टेंस कितना लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जी का होल स्क्वायर। अब हम टोटल टाइम देख लेते हैं। टोटल टाइम कौन सा टाइम होगा कि ए से बी तक पहुंचने में टोटल टाइम लगेगा टी, वो होगा T1 प्लस T2। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। T1 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर V1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जी का होल स्क्वायर ओवर V2। अब मिनिमम कंडीशन लेते हैं और मिनिमम कंडीशन के लिए हम कहते हैं कि जो इनका डेरिवेटिव होगा ना टाइम का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू जी, आप कह सकते हो कि टाइम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो होना चाहिए ज़ीरो के। ये मिनिमम की कंडीशन है और आपने भी एज इट इज़ लगानी है। टी की जगह वैल्यू आ जाएगी T1 प्लस T2 इक्वल टू ज़ीरो। अब डी बाई डी जी एज इट इज़ T1 प्लस T2 की वैल्यू पुट की और इक्वल टू ज़ीरो। अब इस टर्म पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू जी। विद रिस्पेक्ट टू जी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो 1 ओवर V1 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये जी की रिस्पेक्ट से कांस्टेंट है। और डेरिवेटिव अप्लाई होगा नॉमिनेटर टर्म पर, ऊपर वाली टर्म पर, वो हो जाएगा 1 ओवर 2 जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर 2 माइनस 1 बन जाएगा माइनस 1 ओवर 2। और अंदर वाली टर्म का अगेन डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा 2z। इसी तरह 1 ओवर V2 एज इट इज़, और ये टर्म बन जाएगी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जी का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। और फिर अंदर वाली टर्म का अगेन डेरिवेटिव वाई का स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी ज़ीरो हो जाएगा। और डी माइनस जी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2 इंटू डी माइनस जी इंटू माइनस 1। ठीक है, ये वही टर्म लिखी है, डेरिवेटिव्स की टर्म्स है जो मैं आपको भी बता रही थी। सिंपल डेरिवेटिव लेना है। अब ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा, इस तरह ये 2 इस 2 के साथ कट जाएगा। 1 ओवर V1 जी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस आ जाएगा सेंटर में, प्लस माइनस माइनस 1 ओवर V2 इंटू डी माइनस जी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जी का होल स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो माइनस की टर्म है उसको उधर ले जाएं तो 1 ओवर V1 जी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर V2 डी माइनस जी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस इंटू डी माइनस जी का होल स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन ए। अब फ्रॉम फिगर यहाँ पर सा लिखिएगा, मेरा लिखना रह गया कि फ्रॉम फिगर से हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसीलिए क्योंकि अगर आप प्रूफ में देखें ना मैथमेटिकल फॉर्म में साइन इन्वॉल्व हो रहा था। ये जो हमारे पास फैक्टर आए पड़े हैं जी ओवर में, ये वाले फैक्टर, तो ये फैक्टर मौजूद नहीं है। चलें V1 V2 की टर्म तो फिर मौजूद है, हमें इन टर्म्स को एलिमिनेट करना है। इन टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए हम फिगर से साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा 1 की वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा होगा। तो हमने थीटा 1 की रिस्पेक्ट से फाइंड करना है, तो थीटा 1 के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर जी, और साथ वाली क्या होगी, हाइपोटेन्यूज जी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगी साइन थीटा 1 की वैल्यू। इसी तरह साइन थीटा 2 की वैल्यू निकालेंगे। शायद आपको मैंने डायग्राम में एक और बात नहीं बताई कि अगर बायर एंगल थीटा 1 बन रहा है तो आपने वो थ्योरम पढ़ रखा है मैथ में कि आमने सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो ये थीटा 1 है तो अंदर भी थीटा 1 होगा। इस तरह बाय थीटा 2 है तो अंदर भी थीटा 2 होगा। अंदर थीटा 2 को यूज़ करें साइन थीटा 2, ये होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये बनेगा परपेंडिकुलर डी माइनस जी ओवर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी माइनस जी का होल स्क्वायर। छोटी छोटी ट्राइंगल्स बन रही हैं, ये हम सिंपली ट्राइंगल्स पढ़ते हैं ना इस तरह। यहाँ पर अगर एंगल थीटा बन रहा हो तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली बेस
और थीटा की दूसरी तरफ वाला हाइपोटेन्यूज। तो उसी तरह ही मैंने इस ट्राइंगल को डील किया है, बल्कि दोनों ट्राइंगल्स को डील किया है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करें तो साइन थीटा 1 बन गया हमारे पास z ओवर स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह साइन थीटा 2 बन गया d माइनस जी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस d माइनस जी का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन 1a में पुट करें। ये इक्वेशन ए है, इक्वेशन ए में पुट करें तो 1 ओवर v1 इंटू साइन थीटा 1 इज इक्वल टू 1 ओवर v2 इंटू साइन थीटा 2। ठीक है, अब पहले मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट की और डिवाइडेड बाय लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक होती है स्पीड ऑफ लाइट जो कांस्टेंट होती है c, दूसरी लाइट की स्पीड होती है मीडियम के लिहाज से, तो n1 इक्वल हो जाएगा c ओवर v1। 1 क्यों लगाया, पहले मीडियम की बात की। यहाँ से v1 की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी c ओवर n1। सिमिलरली सेकंड मीडियम की बात करें तो n2 इज इक्वल टू c ओवर v2 हो जाएगा, तो v2 हो जाएगा c ओवर n2। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। इसको इक्वेशन बी कह दीजिएगा, इसको इक्वेशन बी कह दीजिएगा। पुट इन इक्वेशन बी में पुट करेंगे तो वैल्यू बनेगी साइन थीटा 1 ओवर c ओवर n1 इज इक्वल टू साइन थीटा 2 ओवर c ओवर n2। अब डबल ओवर आ गए, ये भी ओवर है एंड ये भी ओवर है। डबल ओवर आ गए हैं तो जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ऊपर जाके हो जाएंगी, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके हो जाएंगी मल्टीप्लाई। तो n1 साइन थीटा 1 ओवर c इज इक्वल टू n2 साइन थीटा ओवर c। ये c इस c के साथ कट जाएगा तो पीछे वैल्यू आ जाएगी n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2। और यही आपने प्रूफ करना था और यही आपके पास स्नेल लॉ है। डायग्राम को बहुत अच्छी तरह समझ लें। डायग्राम आपको बहुत अच्छी तरह आती हो तो फिर आगे से स्टेप फॉलो करना मुश्किल नहीं है। और एक और जो बात आपने याद रखनी है वो मिनिमम कंडीशन है कि टाइम के लिहाज से टाइम का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू z आपके पास क्या होगा, 0 होगा। एक वो कंडीशन आपने याद रखनी है और एक डायग्राम, फिर आपका स्नेल लॉ जो है वो पूरा प्रूफ हो जाएगा। और सबसे आसान लॉ यही है और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्नेल लॉ इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल में जो अभी प्रीवियसली पेपर हुए थे उसमें भी स्नेल लॉ मौजूद था। आप लोग पास्ट पेपर चेक कीजिएगा। कोई मसला हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।